को इतने वर्षों से सिर्फ धोखा दिया जा रहा था। अगर हम आपसे आज ये कहें कि क्रिकेट का जो मैच आप टीवी पर देखते हैं या टिकट खरीदकर जो मैच आप स्टेडियम में देखने के लिए जाते हैं वो सिनेमा हॉल में फिल्म देखने की तरह है, जिसकी पटकथा पहले से लिखी होती है, यानी सब कुछ पहले से ही फिक्स होता है, तो शायद आपको बहुत हैरानी होगी और गुस्सा भी आएगा। लेकिन लंदन से गिरफ्तार किए गए एक बहुत बड़े बुकी ने यह दावा किया है कि क्रिकेट के सभी मैच पूरी तरह से फिक्स होते हैं और इनकी पूरी स्क्रिप्ट पहले ही लिख दी जाती है। क्रिकेट हमारे देश में एक धर्म की तरह है और इसे सभी धर्मों के लोग देखते हैं। इसलिए आज आपको मैच फिक्सिंग पर हमारा ये खुलासा जरूर देखना चाहिए और हो सकता है कि इसके बाद आप क्रिकेट देखना ही छोड़ दें। लेकिन साथ ही हम आपको यह भी कहना चाहेंगे, हम भी उन्हीं लोगों में शामिल हैं आप ही की तरह जो बार बार यही दुआ करेंगे कि भगवान करे ये खबर गलत निकले, भगवान करे कि ये दावा जो इस बुकी ने किया है ये गलत निकले। इसके बाद हम चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए की बात करेंगे, जिसे आप लिबरेशन आर्मी की जगह सप्रेशन आर्मी भी कह सकते हैं। चीन की सेना अपने देश के लोगों का दमन करने के लिए जानी जाती है, लेकिन आज हम आपको यह बताएंगे कि कैसे चीन की सेना बंदूक से दुश्मन को शूट करने वाली नहीं बल्कि सिर्फ कैमरों से वीडियो शूट करने वाली सेना है। चीन ने आज एक नया वीडियो जारी किया है जिसमें उसने दावा किया है कि उसने बड़ी संख्या में अपने सैनिकों को लद्दाख की तरफ रवाना कर दिया है और ये सारे सैनिक अब वहां वॉर एक्सरसाइज कर रहे हैं। चीन ऐसे वीडियोस वायरल करके एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आज चीन की सेना की कमजोरियों के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे और आज हम आपको यह बताएंगे कि चीन की सेना के बारे में आपको जो कुछ अब तक बताया गया है उसमें से ज्यादातर बातें झूठ हैं। जिस तरह से चीन के सामान की कोई गारंटी नहीं होती, वो दिखता कुछ और है और अंदर से बहुत कमजोर होता है, वही हाल चीन की आर्मी का भी है। और आज से भारत के लोगों का जीवन अनलॉक हो गया है। इस अनलॉक के तहत लोगों को अब पहले से काफी ज्यादा रियायतें दी गई हैं, लेकिन अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। आज हम आपको 5 पॉइंट्स की मदद से समझाएंगे कि कैसे कोरोना काल के दौरान और इसके बाद आपका जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। आपका जीवन आज अनलॉक जरूर हो गया है, लेकिन अब कहीं ज्यादा लॉक्ड हो चुका है। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। पिछले 24 घंटे में सुरक्षा बलों ने 9 आतंकियों को मार गिराया है। मारे गए सभी आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के हैं। आज सुबह शोपियां में एक एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया। इससे पहले कल भी शोपियां में ही 5 आतंकियों को मारा गया था। मारे गए आतंकियों में टॉप लेवल कमांडर भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक पिछले 2 हफ्ते में 9 बड़े ऑपरेशन हुए और 22 आतंकी मारे गए। इनमें 6 टॉप कमांडर हैं। कल और आज के 2 दिन के ऑपरेशंस के दौरान हिजबुल मुजाहिदीन के 9 आतंकी मारे जा चुके हैं, जिनमें 3 टॉप कमांडर लेवल के लोग हैं। वहीं आतंकियों ने लड़कीपोरा के लुकबावन के सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी है। इस बीच पाकिस्तान ने फिर सीजफायर तोड़ा है। पुंछ के खड़ी करमारा सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की जा रही है। भारतीय सेना इसका जवाब दे रही है। कई जरूरी नियमों के साथ देश भर में आज से धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, होटल और रेस्टोरेंट खुल गए हैं। 75 दिन बाद आज से देश भर के धार्मिक स्थान श्रद्धालुओं के लिए खुल गए। हालांकि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन लोग करते दिखे। अब एक ही प्रवेश द्वार है और एक ही जो निकास द्वार है, ताकि जो है किसी प्रकार की असुविधा ना हो। भक्तों से हम उनका आह्वान कर रहे हैं, उनका अनुरोध कर रहे हैं कि वो मंदिर में आएं और फूल प्रसाद ना लेके आएं, क्योंकि सरकार ने इस बार ये कहा है कि मंदिरों में फूल प्रसाद नहीं चढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में पूजा की। सीएम योगी ने मंदिर परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन किया। योगी ने शाम को काशी विश्वनाथ मंदिर में भी पूजा की। इस दौरान यहां पर लोग सामाजिक दूरी के नियमों का सख्ती से पालन करते दिखे। मॉल के कर्मचारी और स्टाफ पीपीई किट में लोगों को सेवा देते दिखे। हालांकि पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ा दिया गया। पश्चिम बंगाल के मंदिरों में दर्शन के लिए सीमित छूट दी गई है। शादियों में सिर्फ 10 से 25 लोग ही शामिल हो पाएंगे। वहीं मिजोरम में भी लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली सरकार के उस फैसले को बदल दिया है जिसमें यह कहा गया था कि राजधानी के अस्पतालों में केवल दिल्ली वालों का ही इलाज होगा।
उपराज्यपाल ने अधिकारियों को आदेश दिया कि वो इस बात को सुनिश्चित करें कि किसी भी मरीज को स्वास्थ्य सेवाएं देने से इस आधार पर मना नहीं किया जा सकता क्योंकि वो दिल्ली के निवासी नहीं है। उपराज्यपाल के आदेश पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है, एलजी के आदेश ने दिल्ली के लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या और चुनौती पैदा कर दी है। देश भर से आने वाले लोगों के लिए कोरोना महामारी के दौरान इलाज का इंतजाम करना बड़ी चुनौती है। शायद भगवान की मर्जी है कि हम पूरे देश के लोगों की सेवा करें। हम सबके इलाज का इंतजाम करने की कोशिश करेंगे। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत गंदी राजनीति शुरू कर दी है और डिजास्टर मैनेजमेंट के नाम पे पूरा डिजास्टर फैलाना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने उपराज्यपाल के फैसले का स्वागत किया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि अच्छी स्वास्थ्य सेवा हर नागरिक का अधिकार है। आज जो माननीय उपराज्यपाल महोदय ने दिल्ली सरकार के फैसलों को निरस्त किया है, उसका हम स्वागत करते हैं। मैं मुख्यमंत्री साहब से अपील करना चाहता हूं कि वो धरातल पर काम करें, लोगों का इलाज हो, जिससे कि लोगों के अंदर जो डर और भय का माहौल खत्म हो सके। उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के एक और आदेश को बदलते हुए बिना लक्षण वाले कोरोना मरीजों की जांच फिर से शुरू करने के आदेश दिए हैं। इसके लिए उपराज्यपाल ने आईसीएमआर के दिशा निर्देश का हवाला दिया है। चीन से सीमा विवाद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन के साथ मिलिट्री और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत सकारात्मक दिशा में है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत किसी भी देश के मान सम्मान और स्वाभिमान को न चोट पहुंचाता है और न ही चोट बर्दाश्त करता है। हम किसी के सम्मान और स्वाभिमान पर न चोट पहुंचाने की कभी कोशिश करते हैं और न हम अपने मान सम्मान और स्वाभिमान पर चोट बर्दाश्त कर सकते हैं। यह हमारे भारत का चरित्र है। भारत में चीन के राजदूत सन वेडोंग ने भी चीन के विदेश मंत्रालय के बयान की जानकारी देते हुए सीमा पर स्थिति को स्थिर बताया। सीमा क्षेत्रों में स्थिति स्थिर और नियंत्रण में है। चीन और भारत में बातचीत और परामर्श के माध्यम से प्रासंगिक मुद्दों को ठीक से हल करने की क्षमता और इच्छा है। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान को ट्वीट करते हुए चीन विवाद पर सवाल उठाए। सबको मालूम है सीमा की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को शायद ये ख्याल अच्छा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि सीमा विवाद पर देश को संसद में जानकारी देंगे। राजनाथ ने कांग्रेस को राजनीति न करने की नसीहत देते हुए राहुल गांधी को शायरी से ही जवाब दिया। मैं उसका जवाब देना चाहूंगा, राहुल जी, हाथ में दर्द हो तो दवा कीजिए। यदि हाथ ही जब दर्द हो तो क्या कीजिए? हाथ में दर्द हो तो दवा कीजिए। यदि हाथ ही जब दर्द हो तो क्या कीजिए? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकियों की घुसपैठ को लेकर चेतावनी दी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ओडिशा जनसंवाद रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि सीमा पर घुसपैठ बच्चों का खेल नहीं है और इसका कड़ा जवाब दिया जाता रहेगा। हमारे समय में भी हमले हुए, उरी पर हुआ, पुलवामा में हुआ। जैसे ही उरी और पुलवामा में हमला हुआ, मोदी जी ने तनिक मात्र भी देर नहीं की, एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर दंडित करने का। गृह मंत्री अमित शाह ने पुलवामा और उरी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पुराने प्रधानमंत्रियों की तरह चुप बैठने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान को घर में घुसकर दंडित किया। गरीबी हटाओ का नारा देने वाली कांग्रेस पार्टी सिर्फ नारा के आधार पर जीती थी। परंपरागत वंशवाद की राजनीति करना, भ्रष्टाचार की राजनीति करना, जातिवाद की राजनीति करना, ये कांग्रेस पार्टी की खासियत रही। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर परिवारवाद और तुष्टीकरण का आरोप लगाया। केरल के पलक्कड़ में हथिनी विनायकी की हत्या के मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी ने मामले पर खुद कार्रवाई की है। एनजीटी ने विनायकी की हत्या के मामले में केस दर्ज किया है। जस्टिस के रामाकृष्णन की पीठ ने केंद्र सरकार और केरल सरकार को नोटिस भेजा है। एनजीटी ने एक जांच कमेटी भी बनाई है जिससे 10 जुलाई तक रिपोर्ट मांगी गई है। एनजीटी ने अपने आदेश में कहा है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकी जा सकें और एक दीर्घकालिक योजना तैयार हो ताकि जंगलों में इंसान और जानवरों के बीच संघर्ष रुके। विनायकी की हत्या पर सेना के रिटायर्ड मेजर और जीव अधिकार कार्यकर्ता रवि ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि सब कुछ सुनियोजित तरीके से किया गया है। पर्पसली केप्ट इट फॉर हाथी के लिए रखा हुआ है।
क्योंकि पहले आप लोगों ने सुना होगा ये पाइनएप्पल के अंदर बॉम्ब रखा हुआ था, पटाखे रखे उसको फाड़ दिया करके, बट बाद में पता चला कि ये पाइनएप्पल के अंदर नहीं था, वो नारियल का जो छिलका अंदर का जो निकाल के उसका अंदर बांध के बॉम्ब रखे दिया था। विनायक की मामले में अभी 2 आरोपी फरार हैं। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 9,983 नए मामले सामने आए हैं। देश में संक्रमितों की संख्या 2,56,600 के पार पहुंच गई है। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा बढ़कर 7,135 हो गया है। 1,24,095 मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर 48.35% है। मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या 50,000 के पार हो गई है। मुंबई में कोरोना संक्रमण से 64 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में अब तक कोरोना संक्रमण से 1702 लोगों की मौत हुई है। 13,000 करोड़ के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी भगोड़े नीरव मोदी की संपत्ति जब्त होगी। पीएमएलए कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में नीरव मोदी की 1400 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश प्रवर्तन निदेशालय की अर्जी पर दिया है। कोर्ट ने बैंकों को उचित न्यायिक फोरम के सामने नीरव की जब्त संपत्ति पर दावा करने की अनुमति भी दी है। नीरव मोदी को 5 दिसंबर 2019 को भगोड़ा घोषित किया गया था। फिलहाल वो लंदन की एक जेल में बंद है। राजस्थान से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के 2 एजेंट गिरफ्तार किए गए हैं। सेना की खुफिया जानकारी पर इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार विकास कुमार आर्मी हथियार डिपो में सिविल डिफेंस कर्मचारी है। दूसरा एजेंट सेना फायरिंग रेंज में संविदा कर्मचारी है। दोनों एजेंट पर पाकिस्तान को सेना की खुफिया जानकारी देने का आरोप है। महिला की फर्जी फेसबुक प्रोफाइल बनाकर हनी ट्रैप की कोशिश का भी आरोप है। सेना के पास आईएसआई और गिरफ्तार एजेंट्स के बीच हुई बातचीत का ऑडियो है। सबसे पहले आज आपके जीवन में आए बहुत बड़े बदलाव की बात करते हैं। आज से आपके जीवन का एक नया युग शुरू हो गया। आज से भारत के लोगों का जीवन अनलॉक हो गया है और इस अनलॉक के दौरान लोगों को पहले से कहीं ज्यादा रियायतें दी गई हैं। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि अनलॉक का पहला दिन भारत में कैसा था। सोचिए, ऐसा दिन भी हमें देखना था जब हम घर से बाहर निकलने को अनलॉक कहना शुरू कर दें। घर से बाहर निकलने की इजाजत मिल गई, आपको शॉपिंग मॉल्स में जाने की इजाजत मिल गई और इसे हम आपके जीवन की बहुत बड़ी रियायत मानने लगे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि फिलहाल कोरोना वायरस के मामले में भारत की स्थिति क्या है। भारत में अब तक 2,57,000 से ज्यादा लोग कोविड-19 से संक्रमित हो चुके हैं और करीब 7,200 लोगों की इस संक्रमण से मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में करीब 10,000 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं और ये अपने आप में रिकॉर्ड है। अब आप सोचिए, हमारे देश में हर रोज लगभग 10,000 नए केसेस आ रहे हैं। ये भी अपने आप में रिकॉर्ड है और अब ये हर रोज बढ़ता जा रहा है। भारत इस मामले में इटली और स्पेन जैसे देशों को पीछे छोड़ते हुए अब पूरी दुनिया में 5वें नंबर पर आ गया है। अब सिर्फ अमेरिका, ब्राजील, रशिया और ब्रिटेन ही भारत से आगे हैं। ये एक ऐसी रेस है जिसमें भारत अगर हार ही जाए तो अच्छा रहेगा। हमें इस रेस को हर हालत में हार जाना चाहिए। लेकिन हर रोज तेजी से बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि भारत आने वाले दिनों में कहीं इस कोरोना टैली के टॉप 5 देशों को भी पीछे ना छोड़ दे और कहीं भारत पूरी दुनिया में नंबर 1 पर ना आ जाए। ऐसे हालात के बीच आज से भारत में पहले से बहुत ज्यादा रियायतें आज देखी गई हैं। ज्यादातर शहरों में धार्मिक स्थल खुल गए हैं, शॉपिंग मॉल्स को खोल दिया गया है। इसी तरह रेस्टोरेंट्स और बाजारों को भी खोलने की इजाजत दे दी गई है। लेकिन सबसे पहले आपको तस्वीरों के माध्यम से यह देखना चाहिए कि अनलॉक्ड इंडिया का पहला दिन आखिर कैसा रहा। इन तस्वीरों को आज हम 3 वर्गों में आपके लिए बांटेंगे। पहले वर्ग में वो लोग हैं जो काम काज पर जाने के लिए घर से बाहर निकले हैं, यानी भारत के कामकाजी लोग जिनके पास और कोई चारा ही नहीं है। दूसरे वर्ग में वो लोग हैं जिन्होंने रेस्टोरेंट्स और शॉपिंग मॉल्स जाने का आज पहले दिन ही फैसला कर लिया। और तीसरे वर्ग में वो लोग हैं जो आज करीब 75 दिन बाद मंदिरों में गए हैं, मस्जिदों में गए हैं, गुरुद्वारों में या चर्च में गए हैं, यानी धार्मिक स्थलों में पहुंचे। सबसे पहले काम काज पर जाने वाले लोगों की बात, क्योंकि सबसे ज्यादा मजबूर यही लोग हैं, क्योंकि काम काज पर नहीं जाएंगे तो फिर खाएंगे क्या, किश्तें कहां से भरेंगे। ये भारत के मध्यम वर्ग की सबसे बड़ी मजबूरी है। इसलिए कोरोना हो या ना हो,
कितना भी खतरा हो, इस वर्ग को अपने घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। और सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात है वो शायद इस वर्ग के लिए बनी ही नहीं है। क्यों नहीं बनी है आपको बताएंगे। मुंबई, दिल्ली और कोलकाता जैसे महानगरों में सुबह सुबह वो लोग अपने घरों से बाहर निकले जो अपने अपने दफ्तर जाना चाहते थे या काम पर जाना चाहते थे। बस की यात्रा के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के तमाम नियम बनाए गए थे, लेकिन मुंबई जैसे शहरों में कुछ ही मिनटों में लोगों का संयम टूट गया और इन नियमों की धज्जियां उड़ गई। ये बस में चढ़ते हुए आम लोग हैं। असल में आप इन्हें दोष नहीं दे सकते क्योंकि ये इन लोगों की मजबूरी है। अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और दूर दूर खड़े रहें तो शायद इनमें से कोई भी बस में जा ही नहीं पाएगा। मुंबई में हाल तब है जब कोरोना वायरस से अकेले महाराष्ट्र में 83,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और महाराष्ट्र संक्रमित लोगों की संख्या के मामले में अब चीन को भी पीछे छोड़ चुका है। यानी हमारा एक राज्य महाराष्ट्र एक तरफ और पूरा की पूरा चीन दूसरी तरफ। दिल्ली और कोलकाता जैसे शहरों में भी स्थितियां ज्यादा अलग नहीं है। इन शहरों में भी या तो लोगों को बसों का लंबा इंतजार करना पड़ा या फिर बसों के आने पर लोगों का सोशल डिस्टेंसिंग वाला संयम टूट गया। इसके अलावा कई शहरों में आज से ई रिक्शा भी चलने लगे, लेकिन ज्यादातर लोगों ने संक्रमण के डर से पैदल चलना ही बेहतर समझा और ज्यादातर ई रिक्शा खाली ही नजर आए। सार्वजनिक परिवहन से चलने वाले लोगों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग एक लग्जरी की तरह है, क्योंकि जिस देश में इतनी भीड़ है और यातायात के संसाधन इतने कम हैं, वहां सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना आसान नहीं है। इसलिए गौर से अगर देखा जाए तो भारत में सोशल डिस्टेंसिंग का सही पालन सिर्फ वही लोग कर रहे हैं जो बिल्कुल सर्वसंपन्न है, जो इसे अफोर्ड कर सकते हैं। और इसमें लोग गलत नहीं है, बल्कि ये कमी हमारे पूरे के पूरे सिस्टम की है। और ये इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और जिन जगहों पर लोग काम करते हैं, जहां पर रहते हैं, वहां जगह बहुत कम है। जब ये लोग किसी तरह अपने अपने दफ्तरों में पहुंचे तो वहां एक बार फिर सबको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना था। ज़्यादातर दफ्तरों में कर्मचारियों के डेस्क को एक दूसरे से दूर कर दिया गया था और ज़्यादातर लोगों ने साफ सफाई और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ही ऑफिसों में अपना पहला दिन बिताया। बहुत सारी कंपनियों ने अपने कई कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का विकल्प भी दिया है ताकि दफ्तरों में भीड़ ना हो। लेकिन इस दौरान देश के कई शहरों की सड़कों पर भारी ट्रैफिक जैम दिखाई दिए। जो सड़कें पिछले करीब 2.5 महीनों से खाली पड़ी थी, आज उन सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी थी। कुल मिलाकर जो लोग कामकाज पर लौटने वाले वर्ग में शामिल थे, उनके लिए आज का दिन वैसा ही रहा जैसा लॉकडाउन से पहले हुआ करता था। सिर्फ अंतर इतना था कि आज सबके चेहरे मास्क से ढके हुए थे और दफ्तरों में एक दूसरे के करीब बैठने वाले कर्मचारी एक दूसरे से दूरी बनाए हुए थे। लेकिन संघर्ष में कोई कमी नहीं आई। संघर्ष सड़कों का वैसा ही था। बसों में जो लोग जाते हैं उनका संघर्ष वैसा ही था। हर जगह संघर्ष उसी तरह का था जो लॉकडाउन से पहले का था। अब बात उस वर्ग में शामिल लोगों की करते हैं जिन्होंने अनलॉक होते ही सबसे पहले शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट्स जाने का फैसला किया। हमारे देश में ज्यादातर शहरों में रेस्टोरेंट्स कुछ नए नियमों के साथ आज से खोल दिए गए। उन नियमों के साथ अब रेस्टोरेंट में खाना खाने का अनुभव भी पहले जैसा नहीं रहा, यानी यहां भी जीवन बदल चुका है। उदाहरण के लिए आप बेंगलुरु के इस रेस्टोरेंट को देखिए। इस रेस्टोरेंट में खाने की टेबल पर शीशे की दीवारें लगाई गई हैं ताकि लोगों का एक दूसरे से संपर्क न हो, यानी शीशे के पार्टीशंस बना दिए गए हैं। इस तरीके से यह है नया जीवन। इसी तरह कई रेस्टोरेंट्स में एक टेबल पर 2 ही लोगों को बैठने की इजाजत दी गई और वो भी तब जब इनमें कोरोना वायरस के लक्षण न हो। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में तो कर्मचारी पीपीई किट पहने हुए भी नजर आए। लेकिन अनलॉक के पहले दिन ऐसे लोगों की संख्या ना के बराबर थी जिन्होंने किसी रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाने का विकल्प चुना। ऐसा ही हाल देश भर के शॉपिंग मॉल्स का भी था। ज्यादातर शहरों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए शॉपिंग मॉल्स को खोलने की इजाजत दे दी गई।
कई शॉपिंग मॉल्स में स्टरलाइजेशन चेंबर्स बनाए गए ताकि मॉल में आने वाले लोगों और उनके सामान को संक्रमण से मुक्त किया जा सके। लेकिन ज्यादातर शॉपिंग मॉल्स भी आज सूने ही रहे, क्योंकि कई जगह शॉपिंग मॉल्स तो खोल दिए गए लेकिन वहां शॉपिंग मॉल्स के अंदर दुकानों को खोलने की इजाजत नहीं मिली। इसके अलावा संक्रमण के डर की वजह से भी लोग अभी कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते। और तीसरे वर्ग में वो लोग शामिल थे जिन्होंने लॉकडाउन खुलते ही धार्मिक स्थलों पर जाने का फैसला किया, यानी जिन्हें पहले दिन ही भगवान की याद आ गई। उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक के शहरों में आज से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च खुल गए, लेकिन धार्मिक स्थलों पर जाने का लोगों का अनुभव भी पहले से आज काफी अलग रहा। नई गाइडलाइंस के मुताबिक एक सीमित संख्या में ही लोग धार्मिक स्थलों में प्रवेश कर सकते हैं और इन लोगों को न सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा बल्कि सैनिटाइजर से अपने हाथ भी पहले साफ करने होंगे। इसके अलावा मंदिरों में घंटी बजाने और प्रसाद के वितरण पर फिलहाल प्रतिबंध है। यानी लोगों ने आज अपने इष्ट के दर्शन तो किए, भगवान के दर्शन किए, प्रार्थनाएं भी की, लेकिन भक्तों और भगवान के बीच सोशल डिस्टेंसिंग वाली दूरी अब भी कायम है। यानी मंदिर जाने का अनुभव भी पहले जैसा नहीं रहा, रेस्टोरेंट में खाना खाने का अनुभव पहले जैसा नहीं रहा, शॉपिंग मॉल में जाने का अनुभव पहले जैसा नहीं रहा और अपने काम पर जाने का अनुभव भी अब पहले जैसा नहीं रहा। कुल मिलाकर हम अनलॉक तो हो गए, लेकिन इस अनलॉक होने के बाद भी हमारा जीवन पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा लॉक्ड है। कुल मिलाकर सोशल डिस्टेंसिंग अब एक ऐसे नियम की तरह है जिसका पालन आपको हर कीमत पर करना ही होगा अगर जिंदा रहना चाहते हैं, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी बहुत सारी आजादियां आपसे छीन ली जाएंगी। इसके अलावा अब आपका स्वास्थ्य आपके लिए सबसे बड़ा पासपोर्ट है, क्योंकि अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आपको कहीं भी एंट्री नहीं मिलेगी। यानी आपका हेल्थ डेटा ही नया ऑयल है। यानी जैसे हम पहले कहते थे कि पहले ऑयल की इकोनॉमी आई जो तेल से चलती थी, उसके बाद लोग कहने लगे डेटा इज द न्यू ऑयल, और अब जो तीसरा स्टेज है, अब डेटा भी नया ऑयल नहीं रहा, अब हेल्थ इज द न्यू ऑयल। यानी तेल को पहले बेशकीमती माना जाता था, ठीक उसी तरह अब उन लोगों को बेशकीमती माना जाएगा जो स्वस्थ होंगे, या फिर लोगों के जीवन में जो पहले नंबर पर सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी वो होगी उनका स्वास्थ्य। 21वीं सदी के मशहूर वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन के उस सिद्धांत पर पूरी तरह से अब हम निर्भर हो जाएंगे जिसके मुताबिक पृथ्वी पर वही जीव बचते हैं जो परिस्थितियों के मुताबिक खुद को ढाल लेते हैं। डार्विन की इस थ्योरी को सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहा जाता है और आप अब उसी दौड़ में शामिल हो जाएंगे, यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट अब आपके ऊपर भी लागू होगा। जो लोग फिट हैं, जो लोग स्वस्थ हैं, वही रहेंगे, बाकी लोग पीछे रह जाएंगे। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि अब वही लोग दौड़ में आगे निकल पाएंगे जिनके पास बीमारियों से लड़ने की ताकत है, यानी इम्यूनिटी है। यानी जो फिट होगा वही सरवाइव करेगा और जो फिट नहीं होगा उसे अपने जीवन स्तर के साथ समझौता करना पड़ेगा, अपने लाइफस्टाइल के साथ समझौता करना पड़ेगा। आप कहां कहां जा सकते हैं उसको लेकर समझौता करना पड़ेगा। आप कहां ट्रैवल करेंगे, कहां शॉपिंग करेंगे, कहां खाना खाएंगे और आप क्या नौकरी करेंगे, आपको कितना पैसा मिलेगा, आपकी तनख्वाह कितनी होगी। हर जगह स्वस्थ लोगों के लिए अलग मापदंड होंगे और अस्वस्थ लोगों के लिए अलग। इसके अलावा आपको जीवन में आने वाले कई दूसरे बदलावों के लिए भी अब तैयार रहना होगा। पहला बदलाव ये, अब आपकी दुनिया पहले जैसी नहीं रही, पहले जैसी आजादी अब नहीं रही। आपको पहले कभी भी कहीं भी जाने की आजादी थी, लेकिन अब आपको ये स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। आपके घर, मोहल्ले, जिले, शहर और देश में घूमने की आजादी आपको तभी मिलेगी जब आप पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। जिस दुनिया का दायरा लगातार फैलता जा रहा था वो दुनिया अब सिमटना शुरू हो चुकी है, क्योंकि जब तक आप सुरक्षा देने वाली इस फायर वॉल के घेरे में रहेंगे तभी तक आप कोरोना वायरस से बचे रहेंगे। आपको याद होगा कोरोना वायरस से पहले पूरी दुनिया में यह बहस चल रही थी कि बॉर्डर्स को खोल दिया जाए। खास तौर पर यूरोप के जो देश थे वो तो हमेशा से ये कहते थे कि बॉर्डर्स को खोल दिया जाए, शरणार्थियों को ज्यादा से ज्यादा जगह दी जाए, और बहुत सारे जो जैसे यूरोपियन यूनियन है उसका पूरा कॉन्सेप्ट ही ये था कि सारे देशों के बॉर्डर्स पोरस रहें, लोग एक देश से दूसरे देश में जा सकें। लेकिन कोरोना वायरस ने अब सारे देशों को मजबूर कर दिया है कि वो सारे के सारे देश अपने आप को लॉक कर लें, अपने अपने बॉर्डर्स सील कर लें। यानी दुनिया पहले से बिल्कुल बदल चुकी है। अब आप एक देश से दूसरे देश में प्रवेश नहीं कर सकते, यहां तक कि कुछ दिन पहले तक एक राज्य से दूसरे राज्य में आप प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए अब ये सारे देश लॉक हो चुके हैं, इनके बॉर्डर्स सील हो चुके हैं।
जो कि पहले नहीं था। इसके अलावा अब हर परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति या वस्तु को छूने से आपको परहेज करना होगा। यह युग आपसी संपर्क का युग माना गया है। बिना एक दूसरे के संपर्क में आए सामान्य जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, चाहे जगह कोई भी हो। लेकिन इन सब के दौरान आपको किसी ना किसी के संपर्क में आना ही पड़ता है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। इसके साथ ही गले मिलने, हाथ मिलाने जैसी परंपराएं शायद हमेशा के लिए आप बदल जाएंगी। और सबसे बड़ी बात यह है, आपको छू नहीं पाएंगे। सबसे आपको हमेशा ये याद रखना है कि किसी भी चीज को छूना नहीं है। ये सबसे बड़ा जो आपके जीवन में बदलाव आने वाला है वो ये, पहले हम बिना सोचे समझे किसी भी चीज को छू लिया करते थे। इंसानों को छूते थे, क्योंकि अगर आप दर्द व्यक्त करना चाहते हैं वो भी छू कर ही करते थे। अगर आप खुशी व्यक्त करना चाहते थे, बधाई देना चाहते थे, वो भी गले मिलकर करते थे। वो सब खत्म हो जाएगा। यानी टच मी नॉट का जो कॉन्सेप्ट है वो अब आपके जीवन में आ जाएगा। छूना मना है। और ये बात आप याद रख लीजिए। अब आपके जीवन में जब भी आप किसी चीज को देखें, आपको यह सोचना होगा छूना मना है। चाहे वो किताब हो, चाहे वो कोई टेबल हो, चाहे कोई वस्तु हो, गाड़ी का स्टीयरिंग हो, हर जगह आपको यह देखना होगा अगर किसी और व्यक्ति ने उसे पहले छुआ है तो अब आपको इसे नहीं छूना है। इसके साथ ही आपको मिनिमलिज्म को अपनाना होगा। यानी आपको उतनी ही चीजों का संग्रह करना है जितने की आपको जरूरत है। कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था संकट में है। लाखों लोगों की नौकरियां जा रही हैं। ऐसे में आप जरूरत से ज्यादा सामान इकट्ठा करके अपनी आर्थिक स्थिति को खतरे में न डालें। जरूरत से ज्यादा सामान खरीदें नहीं। और इससे बचने का सबसे सरल उपाय यह है कि आप अपने खर्चों में कटौती करें। जिन सुख सुविधाओं की जरूरत अब आपको नहीं है, उन्हें अपनी इच्छाओं की सूची से बाहर कर दें। कम से कम इच्छाएं रखें, कम से कम सामान रखें। इसके अलावा समाज में नए प्रकार का वर्ग विभाजन भी अब दिख रहा है। मध्यम और उच्च मध्यम वर्ग को अपने स्वास्थ्य की चिंता है और इसलिए इस वर्ग के लोग लंबे लॉकडाउन की पैरवी कर रहे हैं, जबकि गरीबों और मजदूरों के लिए संक्रमण से ज्यादा जानलेवा लॉकडाउन है। यानी दो तरह के लोग हैं। अमीर लोग कहते हैं अभी और लॉकडाउन रखना चाहिए क्योंकि वो इसे अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन गरीब लोग लॉकडाउन में रहना अफोर्ड नहीं कर सकते। गरीब और मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट है, इसलिए वो लॉकडाउन में नहीं रहना चाहते, जबकि उच्च और मध्यम वर्ग अपने स्वास्थ्य की परवाह करते हुए लॉकडाउन हटाने के आज भी पक्ष में नहीं है। इसलिए इन दोनों वर्गों के बीच संघर्ष बढ़ना भी आगे चलकर तय है। और जैसा हम आपको बता चुके हैं, अब आपके स्वास्थ्य से जुड़ा डेटा ही नया ऑयल है। भारत में आरोग्य सेतु ऐप ये बता सकता है आपको संक्रमण का खतरा है या नहीं। इसी तरह दुनिया के अलग अलग देश भी तकनीक की मदद से अपने नागरिकों को हेल्थ सर्टिफिकेट जारी करने लगेंगे। यानी आपके स्वास्थ्य से जुड़ा सारा डेटा अब सरकारों के पास होगा और इस डेटा का सही इस्तेमाल सरकार और आपके लिए सफलता की कुंजी बन जाएगा। इसलिए कहा जा रहा है हेल्थ डेटा इज द न्यू ऑयल। जिस व्यक्ति के स्वास्थ्य का डेटा गड़बड़ होगा उसे बहुत सारी सेवाओं से वंचित कर दिया जाएगा। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। पूरी दुनिया दो वर्गों में बट जाएगी। एक वर्ग वो है जिसमें लोग स्वस्थ हैं, जिनकी इम्यूनिटी बिल्कुल बरकरार है, और दूसरे वर्ग में वो लोग हैं जो अस्वस्थ हैं, जिन्हें बहुत सारी बीमारियां हैं। और अब आप कोई भी बिजनेस करेंगे, कहीं भी नौकरी करेंगे, हर जगह आपके स्किल्स के साथ, आपके एजुकेशनल डिग्रीज के साथ, क्वालिफिकेशन के साथ ये भी देखा जाएगा कि आपका स्वास्थ्य कैसा है। इसलिए अगली बार जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं, नौकरी के लिए, तो आपको अपने शिक्षा के सर्टिफिकेट्स ले जाने पड़ेंगे। आपने शिक्षा कहां तक हासिल की है, आपका बायोडेटा आपको ले जाना पड़ेगा। आपके पास स्किल सेट्स क्या हैं, उसके लिए आपको कागजात ले जाने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट्स ले जाने पड़ेंगे। और साथ ही आपको अपना फिटनेस सर्टिफिकेट और अपने पूरी बॉडी का एक हेल्थ सर्टिफिकेट भी आपको ले जाना पड़ेगा, जिससे आप ये बता सकें कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं और अपनी कंपनी पर बोझ नहीं बनेंगे। तो ये आज से आपके नए जीवन की नई शुरुआत है। आप इसमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने आप को ढाल लीजिए। अब बात उस खबर की जिसे देखने के बाद हो सकता है कि आप क्रिकेट के साथ सोशल डिस्टेंसिंग अपना लें, यानी आप क्रिकेट से दूरी बना लें या फिर क्रिकेट देखना ही पूरी तरह से छोड़ दें। वैसे तो आजकल क्रिकेट के मैच बंद हैं, कहीं भी मैचेस हो नहीं रहे हैं, लेकिन आज जो खबर हम आपको दिखाने वाले हैं, ये खबर देखने के बाद शायद आपका क्रिकेट देखने का मन ही ना करे। क्या आपके सभी फेवरेट क्रिकेट खिलाड़ी, मनपसंद क्रिकेट खिलाड़ी असल में क्रिकेटर नहीं बल्कि एक्टर या अभिनेता हैं? क्या जो रोमांच से भरा क्रिकेट मैच आप देखते हैं उसकी स्क्रिप्ट पहले से ही कोई और लिख देता है?
क्या क्रिकेट के मैदान पर नजर आने वाले 22 खिलाड़ी असल में खिलाड़ी नहीं बल्कि ऐसी स्टार कास्ट का हिस्सा हैं जो किसी निर्देशक के इशारे पर चौके और छक्के मारते हैं और मैच के आखिरी क्षणों में महत्वपूर्ण विकेट गिराकर मैच का पासा पलट देते हैं, ठीक वैसा ही जैसा फिल्मों में होता है। आपने कई बार खेल के रोमांचक पलों पर बनी फिल्में भी देखी होंगी, लेकिन क्या क्रिकेट जैसा खेल खुद एक फिल्म की तरह है जिसकी पटकथा मैच शुरू होने से पहले ही लिख दी जाती है? यह सवाल आज हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि मैच फिक्सिंग के आरोप में लंदन से भारत लाए गए एक बहुत बड़े बुकी यानी सट्टेबाज ने दिल्ली पुलिस को अपने बयान में ऐसा ही दावा किया है। इस बुकी का नाम है संजीव चावला। बुकी वो व्यक्ति होता है जो किसी मैच पर सट्टा लगवाता है और मैच का रुख अपने पक्ष में करने के लिए खिलाड़ियों को पैसे का लालच देकर उन्हें खरीद भी लेता है। संजीव चावला ने यह खुलासा दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को दिए एक बयान में किया है। संजीव चावला का यह बयान जी न्यूज की टीम ने खुद पढ़ा है। यह बयान हमने खुद अपनी आंखों से देखा है और इसमें लिखा एक एक शब्द क्रिकेट को लेकर आपकी सोच हमेशा के लिए बदल कर रख सकता है। मैच फिक्सिंग की दुनिया में संजीव चावला एक बहुत बड़ा नाम है, इसलिए ये कोई छोटा मोटा बुकी नहीं है, ये बहुत बड़ा बुकी है। संजीव चावला पर लगे आरोप भी छोटे मोटे आरोप नहीं है, इसलिए संजीव चावला के इस बयान को आप हल्के में नहीं ले सकते, इसे कुछ गंभीरता से तो लेना ही होगा। संजीव चावला ने अपने बयान में यह दावा किया है कि जो भी क्रिकेट मैच लोग देखते हैं वो सभी मैच फिक्स्ड होते हैं। संजीव चावला के मुताबिक ये ठीक वैसा ही है जैसा आप किसी और के द्वारा निर्देशित कोई फिल्म देख रहे हो जिसकी पटकथा, जिसकी कहानी पहले से ही लिखी जा चुकी है। यानी क्रिकेट का मैच देखना किसी फिल्म को देखने के बराबर है, क्योंकि फिल्म में भी जो पटकथा लिखने वाला व्यक्ति होता है, जो निर्देशक होता है, सबको पहले से पता होता है इसमें क्या होने वाला है, और क्रिकेट के मैच भी वैसे ही होते हैं। सिर्फ फर्क ये है कि जो लोग मैच देखने वाले होते हैं, क्रिकेट के दीवानों की तरह जो मैच देखते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता। संजीव चावला का यह भी कहना है कि इसमें बड़े बड़े गिरोह यानी बड़े बड़े सिंडिकेट्स और अंडरवर्ल्ड शामिल हैं। ये सब करने वाले खतरनाक लोग हैं और अगर उन्हें इस बारे में कुछ भी कहा गया या उनके बारे में कुछ और तहकीकात की गई तो उनकी हत्या कर दी जाएगी। संजीव चावला ने यह खुलासा किया है कि इस मामले की जांच कर रहे क्राइम ब्रांच के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस यानी डीसीपी जो इसकी जांच कर रहे हैं, उनकी जान को भी इसी सिंडिकेट और अंडरवर्ल्ड माफियाओं से खतरा है। जिस डीसीपी की यहां बात हो रही है वो वही पुलिस अधिकारी हैं जो अपनी टीम के साथ संजीव चावला को लंदन से भारत लेकर आए थे। यानी संजीव चावला का यह कहना है कि जो डीसीपी उन्हें लंदन से यहां लेकर आए हैं और जो डीसीपी जांच कर रहे हैं इस पूरे मामले की, उस डीसीपी की जान भी खतरे में है। और संजीव चावला ये कहता है कि जो सिंडिकेट इसमें इन्वॉल्व है, जो शामिल है और जो अंडरवर्ल्ड इसमें शामिल है, वो इतने खतरनाक हैं कि वो किसी की भी हत्या करवा सकते हैं। अब ये जानिए कि संजीव चावला है कौन। संजीव चावला पर आरोप है कि उन्होंने वर्ष 2000 में साउथ अफ्रीका और भारत के बीच हुए एक क्रिकेट मैच को फिक्स किया था और इसमें उसकी मदद उस समय साउथ अफ्रीका की टीम के कप्तान हंसी क्रोनिये ने की थी। आपको याद होगा हंसी क्रोनिये बहुत मशहूर खिलाड़ी था। उसी वर्ष दिल्ली पुलिस ने हंसी क्रोनिये और संजीव चावला के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत को टैप किया था। ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे और बातचीत इस बारे में हो रही थी कि मैच को कैसे फिक्स करना है। वो बातचीत दिल्ली पुलिस ने रिकॉर्ड कर ली और इस बातचीत का विषय यह था कि फिक्स किए गए मैच में कौन खेल रहा है, कौन नहीं खेलेगा और मैच फिक्स करने की डील किस किस खिलाड़ी ने स्वीकार कर ली है और कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैच फिक्सिंग की डील को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उस समय यह आरोप लगा था कि हंसी क्रोनिये के अलावा मैच फिक्सिंग की रकम साउथ अफ्रीका की टीम के कुछ अन्य खिलाड़ियों को भी दी गई थी और इन खिलाड़ियों में जो बड़े नाम थे वो थे हर्षल गिब्स, पीटर स्ट्राइडम और निकी बॉय। शुरुआत में हंसी क्रोनिये ने किसी भी तरह की मैच फिक्सिंग से इनकार किया था, लेकिन बाद में उन्होंने यह मान लिया था कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है और इसके बाद हंसी क्रोनिये पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके अलावा हर्षल गिब्स समेत साउथ अफ्रीका के कुछ और खिलाड़ियों पर भी कार्रवाई हुई थी, लेकिन किसी को भी इतनी बड़ी सजा नहीं मिली जितनी बड़ी सजा हंसी क्रोनिये को मिली थी। वर्ष 2002 में यानी इस घटना के 2 साल के बाद एक विमान दुर्घटना में हंसी क्रोनिये की अचानक मृत्यु हो गई थी
और क्रिकेट फिक्सिंग मामले में दिल्ली पुलिस ने वर्ष 2000 में एक एफआईआर दर्ज की थी और इस मामले में चार्जशीट 13 वर्ष बाद यानी 2013 में दाखिल हो पाई थी। इसके बाद 20 वर्षों की मेहनत के बाद, सोचिए 20 साल की मेहनत के बाद, इस साल फरवरी में उसी संजीव चावला को भारत लाया जा सका जो संजीव चावला वर्ष 2000 में हंसी क्रोनिया के साथ फोन पर बातचीत कर रहा था और मैच फिक्सिंग कर रहा था। उसे 20 साल बाद अब यहां पर लाया गया है और यह वही संजीव चावला है जिसके बयान की हम आपको बात बता रहे हैं। इसलिए संजीव चावला का जो बयान है इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। यानी मैच फिक्सिंग के एक आरोपी को जेल की सलाखों तक पहुंचाने में 20 साल का समय लग गया और इस कार्रवाई में हुई ये देरी भी इस बात का प्रमाण है कि मैच फिक्सिंग के खेल में कितने शक्तिशाली लोग शामिल हैं जिन तक पहुंचने के लिए कानून के लंबे हाथ को भी 20 साल लग जाते हैं। हालांकि आपको हम यह भी स्पष्ट कर दें कि संजीव चावला के वकील का यह दावा है कि संजीव चावला ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है और यह दिल्ली पुलिस की अपनी कल्पना है। हमने चार्जशीट जब फाइल हुई कोर्ट में तब उसको देखा और उस पे 2 इंस्पेक्टर साहब के सिग्नेचर हैं और जहां पे एक्यूज के सिग्नेचर होते हैं वहां पे उन्होंने लिखा है एक्यूज्ड रिफ्यूज टू साइन और एक अजीब सी कहानी उसमें लिख दी कि जैसे संजीव चावला जी ने ये कहा हो कि सारे मैचेस 2000 में फिक्स्ड होते थे और कोई बाहर बैठ के मैचेस को फिक्स किया करता था। सारी कहानी जो है वो एक जैसे फिल्म में होती है उस तरीके की कहानी होती थी। देखिए ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा कोई बयान उन्होंने नहीं दिया और अगर बयान कोई मुल्जिम देता है तो उसमें कहीं ना कहीं मुल्जिम के सिग्नेचर्स तो होते हैं, तभी तो उनको कन्फेशनल स्टेटमेंट कहा जाता है। अदरवाइज तो कन्फेशनल स्टेटमेंट, डिस्क्लोजर स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? लेकिन आज हम इस केस के कानूनी पहलुओं की बात नहीं कर रहे बल्कि हम क्रिकेट से जुड़ी उस भावना की बात कर रहे हैं जो भावना हमारे देश के क्रिकेट खिलाड़ियों को सुपरस्टार बना देती है और यहां तक कि कई खिलाड़ियों को भगवान का दर्जा भी दिला देती है। अगर संजीव चावला के बयान में जरा सी भी सच्चाई है तो यह देश के उन करोड़ों क्रिकेट फैंस के साथ बहुत बड़ा धोखा है जो क्रिकेट को धर्म समझते हैं। हम भी ये जरूर चाहेंगे कि ये बात जो आज कही जा रही है ये गलत ही साबित हो, लेकिन अभी की सच्चाई ये है कि इस बुकी ने दिल्ली पुलिस को यही बताया है। सबसे बड़ा पाप किसी के धर्म को और किसी की आस्था को चोट पहुंचाना होता है और अगर मैच फिक्सिंग के इन आरोपों में जरा भी सच्चाई है और अगर सभी क्रिकेट मैचों के पहले से फिक्स होने की बात सच है और सारा रोमांच, सारा आकर्षण किसी पटकथा का हिस्सा होता है तो ये शायद आजाद भारत के इतिहास की सबसे बड़ी धोखाधड़ी होगी, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिससे हमारे देश में हर धर्म, हर जाति का व्यक्ति जुड़ा हुआ है और ये सब लोग उत्सुकता के साथ इस खेल को देखते हैं। वर्ष 2018 में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी द्वारा किए गए एक सर्वे के मुताबिक पूरी दुनिया में क्रिकेट फैंस की संख्या 100 करोड़ से भी ज्यादा है और इनमें से 90% यानी 90 करोड़ फैंस अकेले भारत या भारतीय उपमहाद्वीप के देशों में रहते हैं। आईसीसी के सर्वे में 16 से 69 वर्ष के क्रिकेट फैंस शामिल थे जिनकी औसत आयु 34 वर्ष है। यानी जिस खेल को देश का युवा अपने जीवन का हिस्सा मानता है, धर्म के जैसा मानता है, जिस खेल के खिलाड़ियों को देश के लोग अपना आदर्श मानते हो और जिस खेल में टीम के हार जाने से देश की जनता सदमे में चली जाती हो, उस खेल की यह सच्चाई क्रिकेट के करोड़ों फैंस का दिल तोड़ सकती है। It's a game to rejoice. The touch. It's gone up in the air. This is where things happen on this occasion. Just over the fielder. आगे बढ़ने से पहले हम यहां पर एक बात जरूर आपके सामने स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ये सब बातें एक सट्टेबाज ने कही हैं।
इसलिए आप क्रिकेट फैन होने के नाते इसे खारिज भी कर सकते हैं, क्योंकि सट्टेबाज कितना सच कह रहा है ये तो हम भी नहीं कह सकते। और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि ये भारतीय क्रिकेट के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश भी हो सकती है। हो सकता है कि कुछ शक्तियां ऐसी हों जो क्रिकेट को अभी बदनाम करना चाहती हैं, खास तौर पर भारतीय क्रिकेट को बदनाम करना चाहते हों, हो सकता है भारतीय क्रिकेट को बर्बाद करना चाहते हों। ये भी एक कोशिश हो सकती है। लेकिन आज हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो ये है कि इस बुकी ने, जिसका नाम है संजीव चावला, उसने अपने इन्वेस्टिगेशन में यही बात दिल्ली पुलिस को बताई है। और सट्टेबाजी, क्रिकेट में सट्टेबाजी का इतिहास सिर्फ इतना ही नहीं है जितना हिस्सा संजीव चावला या हंसी क्रोनिया जैसे लोग आपको बता रहे हैं, बल्कि सट्टेबाजी और मैच फिक्सिंग 90 के दशक से ही क्रिकेट का हिस्सा रही है। और ज्यादातर क्रिकेट बोर्ड इस खेल को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के बजाय खुद को बदनामी से बचाने की कोशिश करते रहे हैं। आज हमने इस बारे में दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के रिटायर्ड जॉइंट कमिश्नर आलोक कुमार से बात की। आलोक कुमार ने ही सबसे पहले इस मामले की जांच की थी। ये वो अधिकारी हैं। दिल्ली पुलिस ने इस मैच फिक्सिंग का खुलासा कैसे किया था, ये आप आलोक कुमार की जुबानी खुद सुनिए, क्योंकि आलोक कुमार ही वो पहले अफसर थे जिन्होंने जब ये पूरा मामला सामने आया था, इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की थी। इसलिए जो वो बता रहे हैं आपको उनकी बात ध्यान से सुननी चाहिए। जिस वक्त 2000 में ये सबसे पहले ये केस दर्ज हुआ था, तब उस वक्त एक इंडियन बिजनेसमैन को एक थ्रेट आ रही थी और वो हम लोग क्राइम ब्रांच में थे और उस वक्त वो दुबई से कोई आदमी उसको किसी इंडियन बिजनेसमैन को थ्रेट कर रहा था। तो उस नंबर को से जो और नंबर भारत से उसके संपर्क में थे, उनको हम लोगों ने सुनना शुरू किया था ये जानने के लिए कि वो कौन आदमी है। फाइनली उसको जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पाया गया कि उन्हीं 2 नंबरों में से एक नंबर जो है कोई हैंजी नाम के आदमी से बात कर रहा है और दूसरा जो व्यक्ति है वो संजीव चावला नाम पता चल रहा था। इनके बीच में जो डिस्कशन हो रहा था वो कुछ इस तरीके का था कि हैंजी क्रोनिये, मतलब एक पर्टिकुलर इंटरसेप्ट मुझे याद है जिसमें कि हैंजी क्रोनिये से संजीव चावला इस बात की शिकायत कर रहा था कि जब आपसे बात हुई थी तो फिर ये आप आउट क्यों नहीं हुए, इस तरीके की बात हो रही थी। तो हैंजी क्रोनिये उसको जस्टिफाई कर रहे थे। तो जब ये सारा इंटरसेप्ट उसको और डिटेल में जब सुना गया तो उसके बाद फाइनली ये सारा मैटर लेकर के सीनियर ऑफिसर्स से डिस्कस हुआ और डिस्कस करने के बाद ये तय हुआ कि एक इसमें FIR दर्ज की जाए और उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। हंसी क्रोनिये दुनिया का इतना बड़ा खिलाड़ी, साउथ अफ्रीका की टीम का कप्तान, और एक बुकी से बात कर रहा है और एक बुकी को सफाई दे रहा है। ये बातें सुनकर इस आशंका से पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता कि क्रिकेट मैच का जो रोमांच आपको दिन रात सोने नहीं देता और आपको दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर देता है, वो रोमांच दरअसल एक एक्शन थ्रिलर फिल्म से ज्यादा कुछ नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के मैच को पूरी दुनिया में 100 करोड़ से ज्यादा लोग देखते हैं और यह अमेरिका की सबसे मशहूर नेशनल फुटबॉल लीग की एनुअल चैंपियनशिप को देखने वालों से भी 9 गुना ज्यादा संख्या है। इतना ही नहीं, भारत और पाकिस्तान का मैच देखने वालों की संख्या मशहूर अमेरिकी सीरियल गेम ऑफ थ्रोन्स के फाइनल एपिसोड को देखने वालों से भी 52 गुना ज्यादा होती है। क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि ये कूटनीति का भी एक बहुत बड़ा जरिया रहा है। क्रिकेट के बहाने भारत और पाकिस्तान जैसे देश अपने विवाद हल करने की कोशिश करते हैं। कुछ वर्ष पहले क्यूबा के क्रांतिकारी नेता फिडेल कास्ट्रो ने क्यूबा के लोगों को बेसबॉल की जगह क्रिकेट खेलने की सलाह दी थी ताकि वो अमेरिका को जवाब दे सकें, क्योंकि बेसबॉल अमेरिका का सबसे लोकप्रिय खेल है। यहां तक कि चीन ने इनाम के रूप में वेस्टइंडीज के उन देशों में क्रिकेट स्टेडियम्स का निर्माण करवाया था जिन्होंने ताइवान को मान्यता देने से इनकार कर दिया था। कई वर्षों तक चले भयंकर युद्ध के बाद अफगानिस्तान के लोगों का जीवन सामान्य करने में भी क्रिकेट ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। अफगानिस्तान में क्रिकेट की लोकप्रियता इतनी है कि वहां के लोग चुनावों में हिस्सा लें या ना लें, लेकिन वो अपनी टीम का कोई भी मैच मिस नहीं करते। यानी क्रिकेट भले ही दुनिया के गिने चुने देशों में खेला जाता है, लेकिन इसकी लोकप्रियता का प्रभाव दुनिया के लगभग हर कोने पर पड़ता है।
क्रिकेट ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के साथ दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचा और भारत में भी इसकी शुरुआत अंग्रेजों ने ही की थी। यहां तक कि अमेरिका में भी एक जमाने में क्रिकेट खेला जाता था, लेकिन अमेरिका में ब्रिटिश शासन खत्म होने के बाद वहां क्रिकेट से ही मिलता जुलता एक दूसरा खेल खेला जाने लगा, जिसका नाम है बेसबॉल। अंग्रेजों ने क्रिकेट का इस्तेमाल ब्रिटेन की संस्कृति को दूसरे देशों तक फैलाने में किया और दुनिया के कई हिस्सों को अपना उपनिवेश बनाने में भी क्रिकेट की मदद ली। लेकिन परिणाम स्वरूप जिन गुलाम देशों ने क्रिकेट खेलना शुरू किया, उनके अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना जागने लगी, जैसे भारत, क्योंकि अब वो ब्रिटेन के लोगों को उन्हीं के खेल में हराने का सपना देखने लगे थे। मशहूर फिल्म लगान भी इसी भावना पर केंद्रित थी, अगर आपको याद हो। लेकिन स्थिति आज बदल चुकी है। अब क्रिकेट और इससे होने वाले मुनाफे पर भारत का एक छत्र राज है। पूरी दुनिया में क्रिकेट से जो कमाई होती है, उसका 70% हिस्सा बोर्ड ऑफ क्रिकेट फॉर कंट्रोल इन इंडिया यानी बीसीसीआई के पास होता है। आईपीएल जैसे आयोजनों ने क्रिकेट की लोकप्रियता को चरम पर पहुंचा दिया है। जिस समय पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनियां और बड़े बड़े खेल कोरोना वायरस की वजह से प्रभावित हैं, उस समय भी बीसीसीआई फायदे में चल रही है। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को कोविड-19 की वजह से अपने स्टाफ की सैलरी में 80% की कमी करनी पड़ी, लेकिन बीसीसीआई अब भी दुनिया का सबसे धनवान क्रिकेट बोर्ड है। 31 मार्च 2018 तक की बैलेंस शीट के मुताबिक बीसीसीआई के पास 5,526 करोड़ रुपए का फंड मौजूद था। बीसीसीआई को हर साल ब्रॉडकास्ट राइट्स और स्पॉन्सरशिप्स के रूप में हजारों करोड़ रुपए मिलते हैं और अगर बीसीसीआई अपनी कमाई का आधा हिस्सा आईपीएल की 8 टीमों के बीच बराबर बांट भी दे, तो भी बीसीसीआई के पास 2,000 करोड़ रुपए बच जाते हैं। अब सवाल यह है, क्या हजारों करोड़ रुपए की कमाई और इस चकाचौंध के पीछे फिक्सिंग का वो काला सच भी छिपा है, जिसके बारे में कोई भी खुलकर बात नहीं करना चाहता, या फिर एक आरोपी सिर्फ खुद को बचाने के लिए क्रिकेट को बदनाम कर रहा है? अब सच जाए जो भी हो, लेकिन क्रिकेट पर लगे फिक्सिंग के दाग अब तक धुले नहीं हैं और जब तक क्रिकेट पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो जाता, तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि आप टीवी पर जो मैच देखते हैं उसमें वाकई में खिलाड़ियों की मेहनत छिपी होती है या फिर ये सब एक दिखावा होता है और आप जिसे मैच समझते हैं वो असल में एक कहानी होती है। पहले से लिखी हुई कहानी से बढ़कर कुछ नहीं होता। संजीव चावला कोई सामान्य क्रिकेट बुकी नहीं है। आप सोचिए, इस व्यक्ति को भारत लाने में 20 साल लग गए। इस व्यक्ति को अच्छी तरह से पता है कि जिस क्रिकेट को आप बाहर से देख रहे हैं, उस क्रिकेट में अंदर क्या होता है। इसलिए अगर यह व्यक्ति यह खुलासा कर रहा है कि क्रिकेट का हर मैच फिक्स है और क्रिकेट मैच एक स्क्रिप्टेड और एक एडिटेड फिल्म की तरह होता है, तो इसकी बातों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। संजीव चावला वो व्यक्ति है जिसका नाम सबसे पहले वर्ष 2000 के मैच फिक्सिंग स्कैंडल में आया था, जिसने आज से 20 साल पहले करोड़ों क्रिकेट फैंस को सबसे बड़ा झटका दिया था। आप हंसी क्रोनिये का वो रोता हुआ चेहरा आज भी याद कीजिए, जब वो रोने लगे थे। जब इस मामले में दक्षिण अफ्रीका में उनकी जांच हो रही थी, उनसे पूछताछ की जा रही थी, तो 3 दिन में ही वो टूट गए और वो अदालत में बैठे बैठे रोने लगे। उन्होंने ये कबूल किया कि वो मैच फिक्सिंग करते थे। उन्होंने कहा था कि उन्हें सट्टेबाजों से $1-1 लाख की 5 पेमेंट्स मिली थी और $20,000 उनके बैंक अकाउंट में जमा किए गए थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि हंसी क्रोनिया जैसा बड़ा क्रिकेटर भी मैच फिक्स कर सकता है। उस वक्त हंसी क्रोनिये क्रिकेट की दुनिया का बहुत बड़ा नाम था। वो दक्षिण अफ्रीका जैसी बड़ी टीम का सफल कप्तान था। खुद वो बेहतरीन ऑलराउंडर था और बेहतरीन टीम लीडर भी। क्रिकेट जैसे जेंटलमैन्स गेम में क्रोनिये की छवि भी एक जेंटलमैन की थी, लेकिन क्रोनिये के कबूलनामे ने क्रिकेट के प्रति सोच को बदल दिया, क्योंकि क्रिकेट में फिक्सिंग को लेकर इससे पहले भी कई तरह की बातें की जाती थी, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ था कि क्रोनिये जैसे बड़े कद का कोई स्टार खिलाड़ी, जो खुद कप्तान भी हो किसी बड़ी टीम का, उसने मैच फिक्सिंग करने की बात खुद पूरी दुनिया के सामने कबूल की। My initial denials of involvement made publicly and to the UCB were untruthful. My letter of the 11th of April was also untruthful in a number of respects, and so too was the subsequent press statement issued on my instructions. I misled the United Cricket Board of South Africa and members of the South African government and those who tried to defend me. I also withheld facts from my legal representatives. I was not honest and I apologize unreservedly. I've also decided to sever my connections with the game
and will not again play cricket at representative level. Until now, I have not named or implicated any other person, and I fear that the revelations in this statement create serious implications for my personal safety. I have already received death threats. I wish to disclose all the information I have, and in the emotional state in which I find myself, have dredged my memory as best I can in order to place the facts before this commission. Since the first revelations made in the Indian press, and in particular the morning of April the 11th of this year, I have known that my days as a cricketer are over. ये तहकीकात अभी खत्म नहीं हुई है। यहां पर हम एक 6 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं। आप चाहें तो इस दौरान अपने कुछ काम कर लीजिए। 6 मिनट के बाद दोबारा आपसे बात होगी और इस इन्वेस्टिगेशन का दूसरा हिस्सा हम आपको दिखाएंगे इस 6 मिनट के ब्रेक के बाद।
अब इस इन्वेस्टिगेशन का दूसरा हिस्सा सुनिए। हंसी क्रोनी ने कैमरे पर अपने कबूलनामे में यह बात कही थी कि उन्होंने अगर पूरी बातें बता दी तो उनकी जान को खतरा हो जाएगा, क्योंकि उन्हें पहले से ही जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। अब इसे इत्तेफाक कहिए या फिर कुछ और, मैच फिक्सिंग के स्कैंडल के सिर्फ 2 साल बाद ही हंसी क्रोनी की अचानक एक दिन एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई। तब हंसी क्रोनी सिर्फ 32 वर्ष के थे और बहुत सारे लोग ये मानते थे कि यह हत्या हुई है। इसके पीछे क्रिकेट के अंडरवर्ल्ड का हाथ था और ये सिर्फ विमान दुर्घटना नहीं बल्कि यह हत्या थी। ऐसी बातों पर वर्ष 2007 में भी चर्चा हुई, जब उस साल क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तानी टीम के कोच बॉब वुलमर की ऐसे ही रहस्यमय हालात में मौत हो गई थी। ये वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज में हो रहा था। वहां जमैका के एक होटल में वुलमर मृत पाए गए थे अपने कमरे में। यह वो समय था जब पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी थी और 3 दिन बाद ही उसका आखिरी मैच होना था। शुरुआत में यह कहा गया कि वुलमर की मौत हार्ट अटैक से हुई, लेकिन बाद में जमैका की पुलिस ने कहा कि वो इसे हत्या का मामला मानकर जांच कर रही है, क्योंकि एक जांच रिपोर्ट में कहा गया था कि वुलमर की मौत दम घुटने से हुई, यानी शायद उनकी हत्या गला घोट कर की गई। खबरें यहां तक आई कि वुलमर को पहले जहर दिया गया और फिर उनका गला दबा दिया गया। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तान की टीम के कोच की मृत्यु हो जाए। हालांकि बाद में इस मामले को रफा दफा कर दिया गया और इसे सामान्य मौत का मामला बता दिया गया। इस घटना के कुछ वर्षों बाद दक्षिण अफ्रीका के ही पूर्व कप्तान क्लाइव राइस ने यह दावा किया था कि वुलमर की मौत के पीछे क्रिकेट माफिया का हाथ है और यह ऐसा संगठित और खतरनाक गिरोह है जो किसी की भी परवाह नहीं करता। इनके रास्ते में जो भी आता है उसे ये हटा देते हैं। यहां यह भी ध्यान रखना होगा कि हंसी क्रोनिया के वक्त में बॉब वुलमर ही दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के कोच थे, यानी जिस जमाने में हंसी क्रोनिया दक्षिण अफ्रीका की टीम के कप्तान थे, उसी समय बॉब वुलमर उसी टीम के कोच थे। बाद में बॉब वुलमर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के कोच बन गए और फिर उनकी मौत हो गई। और ये दोनों ही लोग, यानी साउथ अफ्रीका की टीम के कप्तान और कोच, आगे चलकर दोनों की मौत हुई और रहस्यमय तरीके से दोनों की मौत हुई। मैच फिक्सिंग की जांच कर रहे आयोग के सामने हर्षल गिब्स ने यह बताया था कि भारत और दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच सीरीज के 5वें वनडे मैच में क्रोनिया ने उन्हें 20 से कम रन बनाकर आउट होने के लिए $15,000 यानी करीब 11.5 लाख रुपए का ऑफर दिया था। इतनी ही रकम क्रोनिया ने अपनी टीम के एक दूसरे बॉलर हेनरी विलियम्स को ऑफर की थी और कहा था कि वो अपने ओवर्स में 50 रन से ज्यादा बल्लेबाजों को बनाने दें। हालांकि गिब्स ने उस मैच में 53 गेंदों में 74 रन बनाए थे और कंधे में चोट लगने की वजह से विलियम्स 2 ओवर भी पूरे डाल नहीं पाए थे। इससे पहले क्रोनिया खुद ये कह चुके थे कि इसी सीरीज के लिए उन्हें लंदन के सट्टेबाज से $10,000 से $15,000 मिले थे। क्रोनिया ने अपने कबूलनामे में भारत के क्रिकेट खिलाड़ियों का भी नाम लिया था और उन खिलाड़ियों में मोहम्मद अजहरुद्दीन का नाम प्रमुख तौर पर था। क्रोनिया ने आरोप लगाए थे कि अजहरुद्दीन ने उन्हें एक सट्टेबाज से मिलवाया था। हालांकि बाद में जांच हुई और अजहरुद्दीन के खिलाफ भी कोई ऐसा सबूत नहीं मिला था। मैच फिक्सिंग के इस मामले में भारत में सीबीआई की जांच हुई। सीबीआई की जांच में मोहम्मद अजहरुद्दीन, अजय जडेजा, मनोज प्रभाकर, अजय शर्मा और नयन मोंगिया जैसे क्रिकेटर्स का नाम आया। इस पर बीसीसीआई की एंटी करप्शन यूनिट ने जांच की, जिसके बाद अजहरुद्दीन और अजय शर्मा को दोषी मानकर बोर्ड ने आजीवन प्रतिबंध लगा दिया था। अजय जडेजा और मनोज प्रभाकर जैसे क्रिकेटर्स पर 5 साल का प्रतिबंध लगा और बाद में इनमें से कई क्रिकेटर अदालतों में गए और वहां से इन्होंने अपने लिए राहत भी ले ली, जिनमें अजहरुद्दीन भी शामिल है। प्रतिबंध भी हटवाए और बीसीसीआई ने इन्हें बाद में रियायतें भी दे दी और इनमें से अधिकतर क्रिकेटर धीरे धीरे क्रिकेट की मुख्य धारा में वापस आ गए। टीम में तो वापस नहीं आ पाए, लेकिन धीरे धीरे समाज ने उन्हें फिर से स्वीकार कर लिया और अजहरुद्दीन तो बाद में सांसद भी बने। धीरे धीरे फिक्सिंग का ये बड़ा मामला लोगों की याददाश्त से मिटता चला गया। यही हाल 2013 के आईपीएल के स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी के केस में भी हुआ। ये केस भी अधिकतर लोग अब भूल चुके हैं। आपको याद होगा 2013 में दिल्ली पुलिस ने आईपीएल की जो टीमें हैं, राजस्थान रॉयल्स, वहां के 4 खिलाड़ियों को स्पॉट फिक्सिंग के केस में पकड़ा था, जिन पर आरोप था कि वो सट्टेबाजों को ग्राउंड से ही इशारा देकर हर बॉल या ओवर के हिसाब से स्पॉट फिक्सिंग करते थे। इसी केस की जांच जब आगे बढ़ी तो आईपीएल में सट्टेबाजी और हितों के टकराव के मामले में कई बड़े लोगों के नाम आए। इनमें तत्कालीन बीसीसीआई अध्यक्ष
एन श्रीनिवासन, उनके दामाद गुरुनाथ मयप्पन और दूसरी कुछ आईपीएल टीमों के मालिक और अधिकारी शामिल थे। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई जस्टिस मुदगल कमेटी ने जांच की तो भारतीय क्रिकेट में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार सामने आया और यहां से क्रिकेट की स्वच्छता और उसे धंधेबाजों से मुक्त कराने का अभियान शुरू हुआ। इसके बाद 2 आईपीएल टीमों पर प्रतिबंध लगा, वो थी राजस्थान रॉयल्स की टीम और चेन्नई किंग्स। इन पर प्रतिबंध भी लगा। बीसीसीआई और आईपीएल के कई बड़े चेहरों को सुप्रीम कोर्ट ने क्रिकेट के प्रशासन से बाहर किया। वैसे ये विवाद भारतीय क्रिकेट और आईपीएल के लिए नए नहीं थे। 2010 में ललित मोदी का मामला भी आपको याद होगा, जिन पर आईपीएल में गड़बड़ियों का आरोप लगा था। ललित मोदी को क्रिकेट बोर्ड से निकाल दिया गया था और वो देश से बाहर चले गए और उन्हें अब तक वापस नहीं लाया जा सका। इन सब बातों से आप समझ सकते हैं कि क्रिकेट के अंदर किस तरह का खेल होता है। ऐसा कहना गलत है कि ये मामला सिर्फ आईपीएल तक ही नियमित है। काफ़ी ऐसे खेल हैं, ना सिर्फ इंडिया में, दुनिया भर में काफ़ी खेल हैं, जैसे टेनिस है, फुटबॉल है। उन खेलों में भी काफ़ी आरोप प्रत्यारोप हुए हैं और उन खेलों में जो टूर्नामेंट्स होते हैं, जो मैचेस होते हैं, उस पर भी काफ़ी सवाल उठाया गया है। ये खेल पूरे खेल को ही अफेक्ट करता है और इसके लिए एक सख्त कानून की ज़रूरत है जो भारत में इस वक्त नहीं है। मुझे लगता नहीं कि इतने आईसीसी के नियम भी काफ़ी कड़क है और इस पे ध्यान देती है। उनके कोड ऑफ कंडक्ट भी लगा होता है और काफ़ी स्ट्रिक्ट किया है आईसीसी ने। कोई भी अगर आप कुछ स्लेजिंग करे या कुछ ऐसा ले, आज तो माइक भी आ गया है, तो इसकी वजह से काफ़ी बदलाव आया है, काफ़ी उस पर कंट्रोल भी आया हुआ है। तो मुझे लगता नहीं कि जेंटलमैन का गेम से कोई हम दूर है। मेरे ख्याल से ये डर थोड़ा सा जो रहता है वो अच्छा डर है, क्योंकि जो श्रीशांत की बात हो गई या मय्यप्पन की बात हो गई, उसके बाद क्या बवाल हो गया ये सब प्लेयर्स ने देख लिया है। तो उनको अब ये पता है कि अगर हमने गलत कदम डाला तो कितनी बड़ी मुसीबत हमारे लिए खड़ी हो सकती है। इसलिए वो डर होना जरूरी है और वो डर फायदे का ही हो सकता है। तो आज हम आपके सामने ये बड़ी खबर लेकर आए। आपने कई बार सुना होगा कि जब किसी को आपने क्राउड फंडिंग का नाम सुना होगा, क्राउड सोर्सिंग का नाम आपने सुना होगा। ये जो इन्वेस्टिगेशन है, ये एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन है जिसे पुलिस तो कर रही है। इस समय दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच कर रही है। इससे पहले सीबीआई इसकी इन्वेस्टिगेशन कर चुकी है, आईसीसी भी इसकी इन्वेस्टिगेशन कर चुका है। यानी एक ऐसा आरोप है जिसे लेकर कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में कोई ना कोई जांच चलती ही रहती है, लेकिन कभी भी लोग इसकी जड़ तक पहुंच नहीं पाए। हो सकता है इसमें बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हों, हो सकता है जो लोग इसमें शामिल हैं वो बहुत शक्तिशाली लोग हों। अब आप खुद सोचिए कि जो पुलिस अधिकारी इस मामले की अब जांच कर रहे हैं, अगर उनकी जान को भी खतरा है, अगर हंसी क्रोनिया जैसे व्यक्ति की जान जा सकती है, बॉब वुल्मर की जान जा सकती है, और जैसा ये संजीव चावला ये बुकी बता रहा है कि वो लोग बहुत पहुंच वाले लोग हैं, किसी की भी जान ले सकते हैं, तो हो सकता है कि इस मामले में जो खुलासा है, जो बड़ी बड़ी जानकारियां हैं, वो बाहर ना आ रही हों। इसलिए अब हम आपकी मदद लेना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप इस देश के 137 करोड़ लोग हमारे साथ आ गए, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास बहुत सारी जानकारियां इसे लेकर होंगी। बुकीज के बारे में जानकारियां होंगी, कहां मैच फिक्सिंग होती है, कहां सट्टेबाजी होती है, इसके बारे में आपको बहुत सारी जानकारियां होंगी। आप में से कुछ लोगों को आप अपना नाम गुप्त रख सकते हैं, लेकिन हम आज चाहेंगे, हम इस पूरी खबर को देश के सामने आज रख रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि पूरा देश और पूरी दुनिया इस खबर में, इस इन्वेस्टिगेशन में हमारे साथ शामिल हो जाए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप कोई जानकारी देना चाहते हैं या आप भी हमारी इस टीम में शामिल होना चाहते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप ये नंबर नोट कर लीजिए। अगर आपके पास कोई जानकारी है तो आप इस नंबर पर हमें जानकारी भेज सकते हैं। इसके अलावा आप मेरा ट्विटर हैंडल नोट कर लीजिए। अगर आप चाहें तो मेरे ट्विटर हैंडल पर आप मुझे सीधे ट्वीट कर सकते हैं। इसके अलावा आप जी न्यूज का ट्विटर हैंडल भी देख लीजिए। अगर आप चाहें तो आप उस पर भी, जी न्यूज के ट्विटर हैंडल पर भी आप ट्वीट कर सकते हैं और हमें जानकारी दे सकते हैं और फिर हम इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएंगे। और अब हम चीन की सेना के
लाइट, कैमरा और शूटिंग वाले मनोवैज्ञानिक युद्ध का विश्लेषण करेंगे, जिसके केंद्र में है चीन का दोहरा चरित्र। चीन एक तरफ तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर भारत के साथ तनाव को शांतिपूर्ण तरीके से खत्म करने पर सहमति जताता है, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय सीमा पर सैन्य बलों की तैनाती और उकसाने वाले वीडियोज और तस्वीरें जारी करके भारत के संयम की परीक्षा भी ले रहा है। चीन के सरकारी न्यूज चैनल चाइना सेंट्रल टेलीविजन के मुताबिक शनिवार को चीन ने भारत से लगी सीमा के पास एक अज्ञात स्थान पर अपनी सैनिकों को बड़े पैमाने पर तैनात कर दिया है, बड़ी संख्या में। चीन के सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स ने रविवार को इसका एक वीडियो जारी किया था। चीन ने LAC पर अपने जवानों को पहुंचाने के लिए नागरिक परिवहन सेवाओं का उपयोग किया है। निजी बसों का, निजी कंपनियों के विमानों का और ट्रेन्स का उपयोग किया है अपने जवानों को सीमा तक पहुंचाने के लिए। इन सैनिकों में चीन की एयरफोर्स के पैरा ट्रूपर्स की टुकड़ियां भी शामिल हैं। इन जवानों को चीन के हुबेई प्रांत से उत्तर पश्चिमी सीमा पर करीब 16,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात किया गया है, ऐसा उनका दावा है। और ये वही इलाका है जहां पिछले करीब 1 महीने से भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। जवानों के अलावा चीन ने ट्रेनों के जरिए बड़े बड़े टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियां भी सीमा के पास पहुंचा दी हैं। चीन की मीडिया के मुताबिक चीन की सेना यह दिखाना चाहती थी कि कितने कम समय में वो भारत की सीमा तक अपने जवान और हथियारों को पहुंचा सकती है। चीन इस तरह के वीडियो जारी करके भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इन तस्वीरों को ध्यान से देखेंगे अगर आप तो आपको पता चलेगा कि इतनी ऊंचाई पर भी चीनी सैनिक साधारण यूनिफॉर्म में हैं, जबकि इतनी ऊंचाई वाले क्षेत्र में शरीर को ठंड से बचाने के लिए सैनिकों को खास तरह के यूनिफॉर्म की जरूरत पड़ती है। चीन ये प्रोपेगेंडा वीडियो जारी करके ये बता रहा है कि उस पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। आप खुद सोचिए, शनिवार को लद्दाख के चुशूल के सामने चीन के मोल्दो में दोनों देशों के बीच LAC पर तनाव कम करने को लेकर उच्च सैन्य अधिकारियों की बातचीत होती है और अगले ही दिन यानी रविवार को चीन अपने सैनिकों की तैनाती वाला ये वीडियो जारी कर देता है। इसमें आप देखिए चीन की जो एयरलाइंस हैं उनके जरिए उनके ये सैनिक इन्हें ले जाया जा रहा है। ये सब विमान में बैठे हुए हैं, लेकिन ये सारे जो वीडियो हैं ये फेक लगते हैं। आपको ऐसा वीडियो देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि ये सिर्फ शूटिंग की गई है और इन वीडियोस को सिर्फ मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लिए बनाया गया है। ऐसा ही एक वीडियो ग्लोबल टाइम्स ने भी आज जारी किया है। इस वीडियो में चीनी सैनिक टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ किसी पहाड़ी इलाके में दिखाई दे रहे हैं। ग्लोबल टाइम्स का दावा है कि चीनी सेना की तिब्बत कमांड ने LAC पर हाल ही में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था और इसके तहत दुश्मन की सीमा में घुसकर उसकी बख्तरबंद गाड़ियों और सैन्य ठिकानों पर हमला करने का अभ्यास किया गया। यानी कोई युद्ध अभ्यास तो नहीं था, लेकिन भारत पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव डालने की कोशिश जरूर थी। ये भी आप जब देखेंगे इसे तो आपको लगेगा जैसे आप कोई वीडियो गेम देख रहे हैं या जैसे आप कोई फिल्म देख रहे हैं। जाहिर तौर पर चीन ने भारत के खिलाफ एक मनोवैज्ञानिक युद्ध छेड़ दिया है और चीन ऐसा पहली बार नहीं कर रहा, ये उसके DNA में है। आप याद कीजिए, जब डोकलाम में भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने आ गई थी 2017 में, तब भी चीन ने तिब्बत में इसी तरह के प्रोपेगेंडा वीडियोस जारी करके भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश की थी। चीन की ये बहुत पुरानी रणनीति रही है कि वो फर्जी वीडियो और विवादित सीमा के गलत नक्शे जारी करके दुश्मन देशों को उकसाने की कोशिश करता है और विरोधियों के मन में अपनी सेना की ताकत का डर पैदा करने के लिए ऐसी तस्वीरें जारी करता है जिनकी प्रामाणिकता हमेशा संदेह के घेरे में रहती है। इस बार भी चीन ने वही काम किया है जो उसे सबसे अच्छी तरीके से आता है। चीन की सेना लड़ नहीं सकती, उसने कोई युद्ध जीता नहीं, लेकिन इस तरह के वीडियोस में काम करने का चीन के सैनिकों को बड़ा पुराना अनुभव है। इसमें भी अगर आपने देखा हो कि चीन के जो सैनिक हैं, मैं दोबारा से वो वीडियो आपको दिखाता हूं, हवाई जहाज में वो बैठे हैं अपने हथियारों के साथ, अपने हेलमेट पहने हुए वो हवाई जहाज में बैठे हुए हैं और आपको देखकर ही ये लग जाएगा कि ये वीडियो ऐसा हो ही नहीं सकता, ये वीडियो फेक हैं और इन्हें उसी तरीके से शूट किया गया है जैसे किसी फिल्म को शूट किया जाता है। ये एक प्रमोशनल वीडियो लगता है और कहीं से भी आपको ये नहीं लगेगा कि इसमें कोई सच्चाई हो सकती है। देखिए, ये वीडियो मैं आपको फिर से हम दिखाना चाहते हैं। ये सारा वीडियो ऐसा है जो एक दबाव डालने के लिए, मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लिए एक फेक वीडियो जैसे जारी कर दिया गया हो। इन सब सैनिकों को पता है कि इनकी तस्वीरें ली जा रही हैं
विमान में जब ये लोग बैठ रहे हैं उस समय भी ये जानते हैं कि शूटिंग हो रही है। विमान में ये लोग किस तरीके से बैठे हैं, अपने अपने हेलमेट्स पहने हुए, अपने अपनी गन्स तैयार किए हुए, इससे भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये नकली वीडियो है। चीन के इस वीडियो को देखकर भारतीय सेना ने भी अपने पराक्रम का एक वीडियो जारी किया है, वो भी हम आपको आज दिखाएंगे। इस वीडियो में आप भारत के सैनिकों, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी इस वीडियो को अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है। यह भारत का वीडियो है। 2 मिनट 4 सेकंड के इस वीडियो में सेना के आसमान से लेकर जमीन तक की तैयारियों और प्रशिक्षण को दिखाया गया है। यहां तक कि रात में भी भारतीय सेना किस सजगता से दुर्गम इलाकों में अपना काम करती है, यह भी इस वीडियो में दिखाया गया है। ध्रुव वॉरियर्स नाम के इस वीडियो में भारतीय सेना की जल, थल और नभ की तैयारियां दिखाई देती हैं। वीडियो में आसमान में कलाबाजी करते सुखोई विमान है, वहीं ड्रोन जैसे भारतीय जवानों की आंख बना हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं। चीन की वीडियो आर्मी आपने देख ली, लेकिन ये वीडियो आर्मी जमीन पर बलवान है या फिर कायर है, इसे हम आपको बताते हैं। आज हमने चीन की आर्मी पर कुछ रिसर्च किया। आपको पता होगा कि दुनिया भर के देश संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन के लिए अपने सैनिक भेजते हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र दुनिया की उन जगहों पर तैनात करता है जहां पर कोई गृह युद्ध या संघर्ष चल रहा हो। ऐसी एक जगह दक्षिण सूडान है। दक्षिण सूडान की राजधानी जूबा में चीन के सैनिक यूएन पीस कीपिंग मिशन के तहत तैनात थे। चीन के सैनिक वहां पर एक शरणार्थी शिविर की सुरक्षा करने के लिए वहां पर तैनात किए गए थे। यह बात है जुलाई 2015 की। जुलाई 2015 में इस शिविर पर अचानक विद्रोही गुटों ने हमला कर दिया। वहां पर मौजूद लोगों की हत्या और महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। यहां से चीन के सैनिकों का कैंप सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर था। आप सोचिए, जब वहां विद्रोही अत्याचार कर रहे थे, नागरिकों की हत्या कर रहे थे, महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे थे, तो चीन के सैनिक अपने कैंपस से डर के मारे बाहर ही नहीं निकले। लोग खुद को बचाने के लिए अपील करते रहे, लेकिन चीन के सैनिकों को अपनी जान ज्यादा प्यारी थी, जबकि इन सैनिकों की तैनाती नागरिकों की रक्षा करने के लिए हुई थी। बताया जाता है कि इसी लड़ाई में जब विद्रोही गुटों ने भारी हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया और उनकी ओर से तोप का एक गोला चीन के सैनिकों के कैंप पर आकर गिरा और इससे चीन के 2 सैनिकों की मौत हो गई, तो चीन के सैनिक वहां से भाग गए। उन्होंने मुकाबला ही नहीं किया विद्रोहियों के साथ। सिर्फ यही नहीं, भागते हुए चीन के सैनिक अपने हथियार भी वहीं पर छोड़कर भाग गए। ये किसी भी सैनिक के लिए कितने बड़े शर्म की बात है कि वो अपने हथियार ही छोड़कर भाग जाए, लेकिन चीन के सैनिकों ने दक्षिण सूडान में यही किया। इसे सुनकर आप समझ गए होंगे कि चाइनीज सैनिक भी चाइनीज प्रोडक्ट्स की तरह ही होते हैं, जिनके टिकने की, जिनके चलने की कोई गारंटी नहीं। चाइना का जो मेड इन चाइना सामान होता है वो बाहर से बहुत मजबूत और बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन उसकी उत्कृष्टता उतनी ही घटिया होती है और उसकी कोई गारंटी नहीं होती। चीन की सेना भी वैसी ही है। अब इसी घटना में चीन के सैनिकों और भारत के सैनिकों का अंतर आपको बताते हैं। जिस वक्त दक्षिण सूडान में यह हमला हुआ, जिसमें चीन के सैनिक भाग गए, उस वक्त भारतीय सेना की एक टुकड़ी भी वहीं पर थी, जिसे रिजर्व में रखा गया था। ये भारतीय सेना की 7वीं कुमाऊं रेजिमेंट के जवान थे, जिन्हें हमले के बाद हालात पर काबू पाने के लिए वहां बुलाया गया। बेखौफ होकर भारत के जवानों ने उस इलाके में विद्रोहियों को भगा दिया और उस इलाके को फिर से अपने कब्जे में लिया। बताया जाता है कि बाद में दक्षिणी सूडान के यूएन मिशन के कमांडर ने भारतीय सैनिकों से खुद मुलाकात की और इन सैनिकों का शुक्रिया अदा किया। यानी भारत के सैनिक वहां पर लड़े, मजबूती के साथ विद्रोहियों को भगाया उन्होंने, और चीन के जो सैनिक थे वो अपने हथियार छोड़कर वहां से भाग गए। ये है चीन के सैनिकों की असलियत। भारत पूरे संयम और पूरी शक्ति के साथ चीन का जवाब दे रहा है, लेकिन यहां अपने ही देश में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी सरकार पर राजनीतिक तोप चला रहे हैं। राहुल गांधी ने पहले शायरी करके ये कहा कि सबको सीमा की हकीकत के बारे में पता है। फिर उन्होंने कहा कि मीडिया को डरा धमका दिया गया है, लेकिन भारत के सैनिकों को सच पता है। वो जानते हैं कि लद्दाख में क्या हो रहा है। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी बड़ा मजा लेकर एक तरीके से भारत की सेना का, भारत की सरकार का मजाक उड़ा रहे हैं। और इस ट्वीट को देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे वो एक तरीके से चाइना की ही मदद कर रहे हैं। चाइना भी तो यही चाहता है। चीन चाहता है कि भारत के अपने ही लोग भारत पर संदेह करने लगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका जवाब दिया है और कहा है कि वो संसद में इस बारे में विस्तार से बताएंगे कि भारत और चीन की सीमा पर
क्या हो रहा है। और अब आखिर में आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW की शुरुआत किसने की थी। आप इस पर रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे।
और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। वर्ष 1887 में आज ही के दिन हर्मन होलरिथ ने पंच्ड कार्ड पर आधारित टेबुलेटर के पेटेंट के लिए आवेदन किया था। यहाँ पंच्ड कार्ड का मतलब है कागज या प्लास्टिक का एक ऐसा मजबूत टुकड़ा जिस पर छोटे छोटे छिद्रों के जरिए कमांड्स दिए जाते हैं। पंच्ड कार्ड्स के जरिए लंबे समय तक अलग अलग तरह का डेटा प्रोसेस किया जाता था और हर्मन होलरिथ टेबुलेटिंग मशीन कंपनी के संस्थापक भी थे। इस कंपनी का कुछ और कंपनीज के साथ बाद में विलय हो गया था, जिसके बाद आगे चलकर इसी कंपनी को IBM के नाम से जाना गया। वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत करने वाले ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट सर टिम बर्नर्स ली का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1955 में हुआ था। इंटरनेट के आधुनिक स्वरूप को इजाद करने का श्रेय टिम बर्नर्स ली को ही दिया जाता है। ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि टिम बर्नर्स ली अगर चाहते तो अपने इस आविष्कार के दम पर बहुत सारा पैसा कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने सबके बारे में सोचा और इंटरनेट का विकास दुनिया को जोड़ने वाले एक मजबूत धागे की तरह किया। भारत की सरकारी रेडियो सेवा यानी ऑल इंडिया रेडियो को आज ही के दिन वर्ष 1936 में अपना नाम मिला था। इस रेडियो सेवा को पहले ISBS यानी इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1956 से ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी कहा जाने लगा। ऑल इंडिया रेडियो पर पहला बुलेटिन 19 जनवरी 1936 को ब्रॉडकास्ट किया गया था। वर्ष 1936 में MV गोपालस्वामी ने अपने घर में एक प्राइवेट रेडियो स्टेशन की स्थापना की थी और इसे आकाशवाणी का नाम दिया था। इसके बाद वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो द्वारा भी इसी नाम का प्रयोग किया जाने लगा। वर्ष 1948 में आज ही के दिन एयर इंडिया ने पहली बार विदेश के लिए उड़ान भरी थी। मालाबार प्रिंसेस नाम का विमान मुंबई से इजिप्ट की राजधानी कायरो और स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा से होते हुए लंदन गया था। इस विमान में कुल मिलाकर 40 सीटें थी और इसमें JRD टाटा और जामनगर के नवाब आमिर अली खान भी सवार थे। मुंबई से लंदन पहुंचने में इस विमान को तब 24 घंटे लगे थे। हालांकि अब ये दूरी सिर्फ 10 घंटे में तय कर ली जाती है। ये विडंबना है कि आज एयर इंडिया करीब 9,000 करोड़ रुपए के घाटे में चल रहा है और इस पर करीब 60,000 करोड़ का कर्जा है। इसलिए सरकार इसे जल्द ही निजी हाथों में बेचने की योजना पर काम कर रही है। और आज वर्ल्ड ओशियंस डे है। पूरी दुनिया के महासागरों और उनसे मिले प्राकृतिक संसाधनों के बचाव के लिए संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2008 में इस दिन को आधिकारिक तौर पर महासागरों को समर्पित किया था। इस वर्ष वर्ल्ड ओशन डे का थीम इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशन यानी एक स्थायी महासागर के लिए नवाचार है। तो DNA में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन में वही लोग सफल होते हैं जो अपने आप को हर बदलाव के लिए तैयार रखते हैं। इसलिए आपको भी अपने जीवन में आए नए बदलावों के लिए खुद को हमेशा तैयार रखना चाहिए। नमस्कार।